खुश आमदीद। आज हम एक काफ़ी दिलचस्प मौजू देख रहे हैं जी। हमारे पास पाकिस्तानी मेज़बान हैं मंसूर अली खान। उनकी एक यूट्यूब वीडियो है हाँ। जिसमें वो भारत के एक काफ़ी मशहूर यूट्यूबर ध्रुव राठी उनकी पाकिस्तान पर बनी एक वायरल वीडियो का जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल। और ये जवाब असल में ना ये जो भारत पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव था, ख़ास तौर पर सीज़ फायर के वाक़यात, उसके बाद जो बहस चली, ये उस पस मंज़र में है। अच्छा हाँ। तो मंसूर अली खान ने ध्रुव राठी की रिसर्च पर जो उन्होंने बातें की और उनके मुमकिना तासुब, उन सब पर कई अहम सवालात उठाए हैं। तो आज हम उन्हीं जवाबी नुकात को देखेंगे जो मंसूर अली खान ने पेश किए हैं ना। जी हाँ, हमारा मकसद यही है कि उनके दलाइल का एक गैर जानिबदाराना जायजा लें। ठीक है। तो सबसे पहले मंसूर अली खान जो हैं वो ध्रुव राठी की वीडियो की तहकीक के मेयार पर ही सवाल उठा रहे हैं। जी। कह रहे हैं कि ये कमज़ोर है और ये भी कि ध्रुव राठी सहाफ़ी नहीं बल्कि कंटेंट क्रिएटर हैं, तो उनके मुताबिक गलती का इम्कान ज़्यादा है। हाँ, वो इसे कहते हैं कि इंतहाई नाकिस हवाला जात हैं इस वीडियो में। और इसी से जुड़ी बात है सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी की। अच्छा। ध्रुव राठी ने तो जैसे भारतीय मीडिया ने कहा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दिया, लेकिन मंसूर अली खान ये पूछते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान जिम्मेदार था तो कुछ टाइम बाद भारतीय मीडिया इस पर एकदम चुप क्यों हो गया? ये एक अहम सवाल है। जी, कि उस खामोशी की वजह क्या थी, इस पर गौर क्यों नहीं हुआ? सही। अच्छा, फिर एक और मामला था पहलगाम हमले की जिम्मेदारी का। ध्रुव राठी ने उसे टीआरएफ से जोड़ा था, द रेजिस्टेंस फ्रंट। जी, जिसे लश्कर तैयबा का हिस्सा बताया गया। हाँ, तो उस पर मंसूर अली खान क्या कहते हैं? मंसूर अली खान ये निशानदेही करते हैं कि भाई टीआरएफ ने मुबैना तौर पर 25 अप्रैल को एक तरदीद जारी की थी कि वो इस हमले में मुलव्वस नहीं है। अच्छा। उनका एतराज़ ये है कि ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में उस तरदीद का कहीं जिक्र ही नहीं किया। यानी उनके मुताबिक मालूमात का एक अहम हिस्सा छोड़ दिया गया। बिल्कुल। एक और बड़ा दावा था भारत का मोतबर इंटेलिजेंस इनपुट की बुनियाद पर 9 जगहों पर हमलों का। इस पर भी सवाल है। जी बिल्कुल, वो उस इंटेलिजेंस की साख्त पर सवाल उठाते हैं और उसका मुवाजना करते हैं इराक जंग से पहले जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों का दावा था ना। हाँ, WMDs वाला। जी, उनका नुक्ता ये है कि कभी कभी ऐसे दावे बगैर ठोस सबूत के हमले का जवाब बनाने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। और वो जो जगह थी जिन्हें दहशतगर्द कैंप्स कहा गया, उनके बारे में क्या ख्याल है इनका? मंसूर अली खान कहते हैं कि भारतीय मीडिया पर जो फुटेज दिखाई गई उसमें तो मुबीना तौर पर मस्जिदें और मदरसे नजर आ रहे थे। अच्छा। कोई हथियार या ट्रेनिंग कैंप जैसी चीज नहीं। तो वो पूछते हैं कि अगर वो वाकई दहशतगर्द कैंप्स थे तो फुटेज में कोई फौजी सामान क्यों नहीं दिखाया गया? ये भी एक तजाद है। फिर शहरी हलाकतों का मामला भी था। इस पर क्या मौकफ है? यहाँ वो ध्रुव राठी पर सिलेक्टिव रिपोर्टिंग का इल्जाम लगाते हैं। कहते हैं कि ध्रुव ने सिर्फ भारतीय शहरियों की हलाकत बताई, जबकि उनके मुताबिक पहल भारत ने की थी और उसमें पाकिस्तानी शहरी भी मारे गए, जिसमें एक 7 साल का बच्चा अर्तजा अब्बास तोड़ी, उसकी तस्वीर भी वो दिखाते हैं अपनी वीडियो में। अच्छा, तो वाकयात की कवरेज से हटकर मंसूर अली खान कुछ बड़े इल्जामात पर भी बात करते हैं, जैसे पाकिस्तान पर दहशतगर्दी की हिमायत का इल्जाम। जी, वो इस इल्जाम को चैलेंज करते हैं और भारत के अपने माजी और हाल के तजादात की तरफ इशारा करते हैं। मसलन तालिबान। भारत पहले उनके सख्त खिलाफ था, अब उनसे बातचीत कर रहा है। सही। फिर LTTE यानी तमिल टाइगर्स, उनकी मिसाल देते हैं कि बकौल उनके भारत ने पहले उन्हें ट्रेनिंग और फंडिंग दी मुबैना तौर पर और बाद में उन्हें दहशतगर्द करार देकर उनसे लड़ाई की। तो इनका पॉइंट ये है कि दहशतगर्द का लेबल सियासी जरूरत के तहत बदलता रहता है। जी बिल्कुल, यही उनका मौक़िफ़ है। बलूचिस्तान का जिक्र भी खास तौर पर आया है। हाँ, वो कहते हैं कश्मीर तो चले एक मुतनाज़े इलाका है, सब मानते हैं, लेकिन भारत का बलूचिस्तान से क्या लेना देना? ना सरहद मिलती है, ना कल्चर। तो फिर क्यों उनके मुताबिक BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस है, उसके हमदर्द भारतीय टीवी पर आ सकते हैं और उन्हें दहशतगर्द नहीं कहा जाता?
یہ بھی ایک سوال ہے. اچھا، انہوں نے پاکستانی جمہوریت کی کمزوریوں کو مانا بھی ہے، لیکن ساتھ ہی بھارتی جمہوریت پر بھی کچھ تنقید کی ہے. بالکل. وہ گارڈین کے ایک پرانے مضمون کا حوالہ دیتے ہیں. گجرات فسادات کے حوالے سے نریندر مودی پر جو الزامات تھے ان کا ذکر کرتے ہیں. اچھا. اور سوال کرتے ہیں کہ بھئی ایسے الزامات والا شخص وزیر اعظم کیسے بن سکتا ہے؟ ساتھ ہی بھارت میں اقلیتوں، خاص کر مسلمانوں کے ساتھ جو مبینہ امتیازی سلوک ہے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. جیسے CAA اور لنچنگ وغیرہ. جی، سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ اور ہجوم کے ہاتھوں تشدد کے واقعات. آخر میں انہوں نے دھرو راٹھی کے ممکنہ ذاتی محرکات پر بھی بات کی ہے. یہ بھی دلچسپ ہے. جی، وہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اگر بھارت اتنا ہی آزاد ملک ہے تو دھرو راٹھی خود جرمنی میں بیٹھ کر ویڈیوز کیوں بنا رہے ہیں؟ اور وہ یہ قیاس کرتے ہیں کہ شاید بھارت میں جس طرح یوٹیوب چینلز بلاک ہو رہے ہیں آج کل، تو کہیں مودی حکومت کی طرف سے اپنا چینل بند ہونے کے ڈر سے تو انہوں نے یہ مکمل طور پر پاکستان مخالف ویڈیو نہیں بنائی، اور اس وجہ سے ان کے مطابق تحقیق کا معیار متاثر ہوا. جی، بقول منظور علی خان کے شاید اسی لیے تحقیق پر سمجھوتا کیا گیا. تو خلاصہ یہ ہے کہ منظور علی خان نے دھرو راٹھی کی ویڈیو کے جواب میں ایک پورا پاکستانی نقطۂ نظر پیش کیا ہے. بالکل، جس میں تحقیق کے معیار، معلومات کے انتخاب اور ممکنہ بیرونی دباؤ جیسے کئی پہلوؤں پر سوال اٹھائے ہیں. اور یہ پوری بحث ہمیں دکھاتی ہے کہ کیسے یہ جو مقبول شخصیات ہیں یہ سرحد پار تنازعات میں بیانیے کی جنگ کا حصہ بن جاتی ہیں. جی ہاں، اور معلومات کے سیلاب میں نا غیر جانبدار سچائی تک پہنچنا واقعی بہت مشکل ہو جاتا ہے. یقیناً. اور سننے والوں کے لیے ایک سوچ یہ چھوڑی جا سکتی ہے کہ جب قومی بیانیے اس طرح آن لائن پلیٹ فارمز پر ٹکراتے ہیں تو ایک عام انسان کے لیے غیر جانبدار رہ کر حقیقت کو سمجھنا کتنا ممکن ہے اور کیسے.